अस्सलामु अलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़-ओ-अमान से होंगे। सियासी तज्ज़ियों और तबसरों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज का ब्लॉग बहुत ही धमाकेदार होने वाला है। बहुत ही अहम तरीन खबरें आज के ब्लॉग का हिस्सा हैं। कोई भी खबर मिस मत कीजिएगा क्योंकि इस 15 मिनट के टाइम में मैं आपको कोशिश करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा खबरें दूँ और हर टॉपिक पे अलग अलग वीडियो बनाने के बजाय एक ही ब्लॉग में आपको सारी खबरें दे दूँ ताकि आपको अलग अलग ब्लॉग्स ना देखने पड़ें। तो चलिए जनाब शुरू करते हैं आज के ब्लॉग की पहली खबर से। अच्छा, सबसे पहले तो आज के ब्लॉग की पहली खबर जो मैंने आपके साथ शेयर करनी है ना, कि मुझे अच्छे तरीके से याद है, मैं एक आउट ऑफ कंट्री गई और वहाँ पे पूरा स्मूथ रास्ता, बड़े पुरसकून एयरपोर्ट्स। लेकिन जैसे ही मैं लाहौर एयरपोर्ट पे उतरी, मैंने देखा वहाँ पे लोग लड़ रहे हैं, कोई ऊंची ऊंची आवाज़ में बात कर रहा है, किसी ने किसी का गिरेबान पकड़ा हुआ है। मुझे यकीन नहीं आया, हालांकि लाहौर में तो बड़े सिविलाइज्ड किस्म के लोग रहते हैं, लेकिन लाहौर एयरपोर्ट पे आते तो मुख्तलिफ शहरों के लोग हैं ना। तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि हमारे लोग कितने शॉर्ट टेम्पर्ड हैं। दूसरा, मुझे इस बात का अंदाज़ा हुआ कि हमारे लोग ठरकी भी बहुत हैं। जब ये जाते हैं पाकिस्तान से बाहर कहीं, तो ये ऐसी ऐसी हरकत व सकनात करते हैं कि इंसान हैरान और परेशान रह जाता है। और हमारे जो पाकिस्तानी लड़के हैं, जब वो यहाँ से जाते हैं बाहर के मुल्कों में, तो वो समझते हैं कि ये जो गोरी मेमें हमें नज़र आ रही हैं ना, इनके साथ हम कोई भी फजूल हरकत कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने जो फिल्मों और ड्रामों में देखा होता है, उनको लगता है शायद ये सब ऐसे हैं। जबकि उनको यही नहीं पता कि उनके तो इतने हकूक़ हैं कि अगर आप किसी को इशारा भी कर दें और वो आपकी कोई शिकायत कर दे, तो आप पूरी ज़िंदगी के लिए अंदर जा सकते हैं। ऐसा ही एक वाक़या अभी रिसेंट पेश आया है। अभी थोड़े दिन पहले भी एक वाक़या पेश आया था जो मैंने आपको व्लॉग में बताया भी था, कि जहाँ पर एक पठान बंदा था, वो शुक्र है पाकिस्तानी नहीं था, अफ़गानी था, लेकिन पाकिस्तानी पासपोर्ट पे बाहर गया हुआ था। किसी पार्क में किसी बच्ची को इशारे कर रहा था गंदे गंदे, और फिर उस बच्ची ने वहाँ पे लड़कों को इकट्ठा कर लिया, फिर उन्होंने उसको मारा पीटा और फिर उसके बाद वो जेल में भी चला गया। इसके अलावा भी एक आपको याद होगा, जिसमें पाकिस्तानी एक लड़का था जो कि एक छोटी बच्ची को जिनसी तौर पे हिरासा करने के लिए उल्टे सीधे मैसेजेस कर रहा था। उस लड़की ने उसको बुलाया कि आओ मेरे फ्लैट पे, वो चला गया। वहाँ पे ऑलरेडी पुलिस मौजूद थी, फिर उसकी वहाँ पे सही छितर और लितर परेड हुई। अब जो वाक़या पेश आया वो आया जी, थाईलैंड जाने वाली परवाज़ में सोई हुई खातून को छेड़ा है जी एक पाकिस्तानी नौजवान ने। और थाईलैंड का तो नाम सुन के लोग समझते हैं कि पता नहीं वहाँ पे सारे बुरे ही लोग होते हैं। भाई, थाईलैंड के अंदर एक रेड लाइट एरिया भी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ पे बाकी सारे लोग बुरे हैं। अब जनाब आप देखें कि 30 साला पाकिस्तानी शहरी था, जिसकी शनाख्त जनाब रज़ा अली के नाम से हुई है। नाम सुने नामों के साथ मोहम्मद और अली लगा होता है, और अस्तगफार ये क्या क्या हरकतें करते हैं। इस जनाब बंदे ने क्या किया कि वहाँ पे थाईलैंड जाने वाली परवाज़ में एक खातून जहाज़ में पैरेलल सीट पे बैठी हुई थी, वो सो रही थी, और इस शख्स ने उसको जिनसी हरासानी का निशाना बनाने के बाद जब वो औरत की आंख खुली, वो लड़की की आंख खुली, उसने उसकी शिकायत की, तो थाई के जो हुकाम हैं उन्होंने उसको हिरासत में ले लिया और बाज़ाब्ता तौर पे थाईलैंड में दाखिले की इजाज़त देने से भी उसको इनकार कर दिया कि अब ये थाईलैंड भी नहीं जा सकता। थाईलैंड की हवाबाजी और फौजदारी कवानीन के मुताबिक अगर इल्ज़ामात जो हैं वो साबित हो जाएं, तो मुलजिम को 3 साल तक कैद की सज़ा हो सकती है, और 1,20,000 थाई बाट होते हैं उनकी, जो उनकी करेंसी होती है बाट्स में मिलती है, तो उसको सज़ा हो सकती है। और आपको पता है कि इनका 1 रुपया और हमारे कोई 4-5 रुपये बनते हैं, यानी कि अगर आप पाकिस्तानी रुपीज़ में देखें तो ये तकरीबन 5 लाख रुपए तक का जुर्माना जो है ये बनता है। और उसके बाद जो है इस बंदे को अरेस्ट कर लिया गया। तो अब मेरे ख्याल से वो तो सारी ज़िंदगी बैठ के जेल में यही रोएगा कि मैं तो समझा सी कि मैं थाईलैंड जा रहा हूँ। पर भाईजान ने यह नहीं ना समझा कि थाईलैंड में हर बंदा नहीं ना आपका टारगेट, खुदा न खास्ता। पता नहीं थाईलैंड इस तरह के लोग जाते क्या करने, और क्या करने जाते हैं वो तो आपको भी पता है, वरना इसको थाईलैंड ही मिला था जाने के लिए। बहरहाल, हरकतें जिन्होंने अजीबो गरीब करनी होती हैं ना, वो सऊदी अरब में भी कर लेते हैं, क्योंकि अभी पिछले दिनों काफ़ी ख़वातीन रिपोर्ट हुई हैं जो कि वहाँ पे इस तरह के काम करने के लिए जाती थी। अल्लाह माफ़ करे, उन्होंने तो अल्लाह की पाक धरती को भी नहीं बख्शा। दूसरे नंबर पे, इससे पहले कि मैं अगली वीडियो पे जाऊं, कल के ब्लॉग में मैंने आपको बताया था कि इमरान खान जो हैं उनको जेल काटते हुए 3 साल गुजर चुके हैं। और आप अंदाज़ा करें कि उनके जो चेले हैं, उनके जो मानने वाले हैं, वो किस कदर फजूल लोग हैं कि वो इमरान खान का बैनर लगा हुआ है, आपको स्क्रीन पे ये वीडियो नज़र आ रहा होगा, और वो नीचे डांस कर रहे हैं। मतलब बजाय इसके कि वो ये सोचे कि हमारा लीडर बाहर कैसे आएगा, हमारा लीडर जो है वो किस तरह बातचीत के ज़रिए बाहर आएगा या किस तरीके से, क्योंकि वायलेंस के थ्रू तो बाहर नहीं आ सकते। तो अब उनके लिए दिन मनाया जा रहा है कि इमरान खान को जेल में इतने साल हो गए हैं। बजाय इसके कि आप उधर बैठ के कोई मिलाद करें, आप उनकी आसानी के लिए कोई दुआ करें, आप कोई स्ट्रेटेजी बनाएं, आप पार्टी के जो करता धरता है उनसे पूछें कि आप इमरान खान की रिहाई के लिए क्या कर रहे हैं, वो नीचे भंगड़े डाल रहे हैं। ये तो हमारे लोगों का लेवल है, अंदाज़ा करें जहलियत का। अच्छा, फिर ऐसी ऐसी हरकतें ये लोग करते हैं ना। अब ये दूसरी खबर आपके साथ शेयर करने लगी हूँ, और इस खबर में ज़रा मुलाहिज़ा फरमाएं। दुबई से
اسلام آباد آنے والی PIA کی پرواز کے اندر ہنگامہ آرائی شروع ہو گئی، 7 مسافر جو ہیں وہ گرفتار بھی ہوئے اور دھکم پیل شروع ہو گئی۔ جہاز کو گراؤنڈ کرنا پڑا اور پورا جو مسافروں کا عملہ ہے ان کو ہوٹل میں منتقل کر دیا گیا۔ اب ذرا اس کی تفصیلات سن لیں۔ اسلام آباد دبئی سے پرواز کے دوران جو ہے وہ مسافروں نے ہنگامہ آرائی کرتے ہوئے طیارے کی کھڑکیاں شیشے توڑ دیے۔ کیپٹن کی کال پہ دبئی سیکیورٹی حکام نے 7 مسافروں کو گرفتار کر لیا۔ جمعے کے دن یہ واقعہ پیش آیا۔ پرواز کا نمبر تھا جی PK21 اور طیارے میں اس وقت ہنگامی صورتحال جو ہے وہ پیش آئی جب مسافروں نے اس بات کی شکایت کی کہ جہاز جو ہے وہ لیٹ کیوں ہوا ہے، اور پھر اس کے بعد کچھ مسافروں نے کاکپٹ میں داخلے کی کوشش کی اور طیارے کی کھڑکی کے شیشے بھی توڑ دیے، اور کپتان کی کال پہ دبئی ایئرپورٹ سیکیورٹی حکام نے 7 مسافروں کو گرفتار کر لیا۔ طیارے کو اس کے بعد گراؤنڈ کرنا پڑا اور یہ 7 لوگ جو ہیں ان کو گرفتار کروایا گیا۔ اب سوچیں کتنے شارٹ ٹیمپرڈ ہیں ہمارے لوگ۔ چلے میں ویسے یہ بھی مانتی ہوں کہ اکثر جو پروازیں ہیں وہ لیٹ ہو جاتی ہیں، اور ویسے بھی پاکستان کے اندر تو یہ ماحول ہے کہ دوسرے شہر سے لوگ ایئرپورٹ پہ آتے ہیں اور پوری گاڑی بھر کے لوگ آئے ہوتے ہیں سی آف کرنے کے لیے، اور ایسے میں مسافر جو ہیں وہ بیچارے رول جاتے ہیں، کئی گھنٹے ان کو انتظار کرنا پڑتا ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ آپ توڑ پھوڑ ہی شروع کر دیں۔ اب چلتے ہیں آج کے ولاگ کی اگلی خبر پہ۔ اگلی خبر یہ ہے کہ پاکستان اور ایران کے درمیان 2 طرفہ تجارت اور معاشی تعاون کے فروغ کے معاہدے کے اوپر دستخط ہو گئے ہیں۔ ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ ایک بڑی اچھی اور گڈ نیوز ہے، اور ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ایران جو ہے وہ اتنا سستا ہے؟ یقین کریں ہمارے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ایران آتے جاتے رہتے ہیں، اور ایران میں ان کی کرنسی دیکھیں کتنی لو ہے پاکستان کے مقابلے میں، اور وہاں پہ اتنی سستی چیزیں ملتی ہیں۔ اور ہمارے کچھ ریلیٹیوز ہیں جو کراچی میں رہتے ہیں، اور کراچی کے اندر وہاں پہ کوئی ایسی مارکیٹ ہے جہاں پہ اس طرح کا جو مال ہے سارا گروسری کا وہ بھی آتا ہے اسمگلڈ شدہ، جو سستے میں ان کو انتہائی اچھا مل جاتا ہے، اور وہ میڈ ان ایران جو ہے وہاں کی چیزیں استعمال کرتے ہیں، میں نے خود دیکھا ہوا ہے۔ تو کیا پھر جو 2 طرفہ تجارت ہے پاکستان کی ایران کے ساتھ، سرحدیں بھی ملتی ہیں بڑی آسانی کے ساتھ، چائنا سے اور ایران سے چیزیں پاکستان آ سکتی ہیں، تو کیا اس سے مہنگائی میں کوئی فرق پڑے گا؟ اگر فرق نہیں پڑے گا تو ہمیں ایسی تجارت کا کیا کرنا؟ لیکن بہرحال اچھی خبر ہے تو شیئر یہ کر رہی ہوں کہ پاکستان اور ایران کے درمیان اب 2 طرفہ تجارت اور معاشی تعاون کے فروغ کے لیے اہم پیش رفت سامنے آئی ہے، جہاں FPCCI اور ایرانی چیمبر ICCIM جو ہے ان کے درمیان مفاہمتی جو یادداشت کے معاہدے ہیں اس کے اوپر دستخط بھی ہو چکے ہیں۔ اس کے اندر جو ہے کہا جا رہا ہے کہ پاکستان اور ایران کے درمیان جو بارٹر تجارت چلتی ہے، جو دونوں سائیڈوں پہ بارٹر سسٹم چلتا ہے، اس کو فروغ دینا، کاروباری روابط کو مزید مستحکم کرنا، اور پاکستان اور ایران کے درمیان سالانہ 2 طرفہ تجارت کا حجم جو ہے وہ 10 ارب امریکی ڈالرز تک پہنچنے کا ہدف جو ہے اس کے حصول کے لیے بھی کہا جا رہا ہے کہ مل کے کام کریں گے۔ تو اللہ کرے کہ اس سے جو ہے وہ بیسکلی ہماری معیشت پہ بھی اثر پڑے اچھا، اور بیسک بات تو یہ ہے کہ پاکستانیوں کو، عوام کو اس کا فائدہ پہنچے، ادروائز اس خبر کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ اب چلتے ہیں اگلی خبر پہ۔ اگلی خبر انتہائی منحوس، انتہائی بری خبر۔ خبر یہ ہے کہ ہمارے جو وزیر توانائی ہیں انہوں نے پھر سے ایک نئی شرلی چھوڑی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ IMF جو ہے وہ ہمیں مخصوص اوقات میں سستی بجلی فراہمی کی اجازت نہیں دے رہا۔ یقین کریں ابھی کیا ہوا ہے کہ ہمارے نا ادھر نیبرز ہیں، وہاں پہ ایک خاتون ہیں جو کافی ایجڈ ہیں، اور ان کے ساتھ ان کے شوہر ہیں اور ان کے 2 بچے ہیں۔ وہ لوگ رینٹ کے گھر میں رہ رہے ہیں، اور رینٹ والا جو گھر ہے ان کا صرف چند 1-2 کمرہ ہے جس میں وہ بیچارے اپنا گزارا کر رہے ہیں۔ ان کا گھر کا جو رینٹ ہے وہ تقریباً 40,000 روپے ہے، اور ان کو بجلی کا بل آیا ہے جی 80,000 روپیز، 80,000 روپے۔ اور جو ہمارے گھر میں میڈ کام کرتی ہے وہ مجھے بتا رہی تھی کہ وہ بیچارے حیران پریشان بل ہاتھ میں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ آخر ہم نے ایسا کیا چلا لیا ان 2 کمروں کے اندر کہ ہمیں 80,000 روپے بل آیا۔ یہ ہو رہا ہے اس دفعہ لوگوں کے بجلی کے بلوں کے ساتھ۔ بند گھر ہمارا پڑا ہوا ایک، اور وہاں پہ اتنا زیادہ بل آیا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی، پہلے بھی میں نے اس کے اوپر کافی بات کی ہے۔ آپ اندازہ یہ کریں کہ ہمارے وزیر توانائی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں مہنگی بجلی اس لیے کرنی پڑ رہی ہے کیونکہ IMF ہمیں اجازت نہیں دے رہا۔ بھائی آپ اپنے عوام کو دیکھیں، کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ یہ عوام جو ہے نا ایک دن باہر نکل کر نا 9 میں سے بھی بڑا سانحہ خدا نخواستہ کر دیں۔ ویسے تو 9 میں جیسے لوگوں کو اور سانحات کو ہم کنڈیم کرتے ہیں، نہیں ہونا چاہیے ایسا، لیکن آپ جو پھر اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں وہ عوام کو اکسانے کے برابر ہیں۔ ایک تو گرمی، اوپر سے بنیادی سہولیات سے ہم محروم، اوپر سے آئے روز ہمیں سننے کو ملتا ہے کہ جی ٹیکس لگائیں، جی ٹیکس لگائیں۔ اور میں شہباز شریف صاحب سے کہنا چاہوں گی کہ نہ وزیر توانائی پتہ نہیں آپ کا اپنا ہے،
ना वज़ीर पेट्रोलियम आपका अपना है, ना वज़ीर दाखिला आपका अपना है, ना वज़ीर ख़जाना आपका अपना है। तो फिर पॉलिसीज़ किसकी हैं? तो फिर जिसकी पॉलिसीज़ हैं फिर आप उनके ऊपर पॉलिसीज़ का ज़िम्मा डालें ना। कल को ये सारा कुछ भुगतना आपको पड़ेगा। खुदा के लिए कुछ सोचें, अल्लाह का वास्ता है। और नवाज़ शरीफ साहब आजकल कहाँ हैं? जो कहते थे कि कभी 1500 रुपये से ज़्यादा किसी को बिजली का बिल नहीं आता था। आज आप देखेंगे भारत के अंदर कितने अवाम है उनकी, कितनी बड़ी आबादी है और उनको पंजाब में बिजली मुफ्त मिलती है। आप अंदाज़ा करें। हालांकि इतनी पॉपुलेशन को कंट्रोल करना मैं कहती हूँ कि इंतहाई मुश्किल बल्कि नामुमकिन काम है। तो हमारे लोगों से 25 करोड़ तो अवाम संभल नहीं रहे हैं। ये तो हमारी सिचुएशन और हमारी हालतें हैं। फिर ऊपर से अगर हम कहते हैं कि चलो हम सोलर लगा लेते हैं, तो आए रोज़ हमें सुनने को मिलता है कि सोलर के ऊपर भी टैक्स लगा दिया जाएगा। सोचे अवाम बेचारे जाएं तो जाए क्या, यानी आपने सूरज पे भी टैक्स लगा दिया है। अगली खबर पे जाने से पहले ज़रा ये एक वीडियो स्क्रीन के ऊपर आप देख लें। ये 2 दिन पहले का वाक़या है और ये वाक़या मरी से इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे के ऊपर पेश आया है, जहाँ पर एक शख्स जो है वो गाड़ी चला रहा था। जब उसने सामने देखा तो एक गाड़ी के अंदर 3 अफराद थे और वो ड्रंक थे। गाड़ी से बाहर निकलते हैं और उनके हाथ में एक पिस्टल भी होती है और उसके बाद ड्राइवर ने पहले 2-3 बार जो है वो ओवरटेक किया इस गाड़ी को। उसके बाद गाड़ी उन्होंने आगे जाके रोक दी और उनमें से जो बंदे बाहर निकले उनके हाथ में जो थी वो पिस्टल थी। और फिर ये जो पीछे वाली गाड़ी वाले लोग थे, इन्होंने बाकायदा तौर पे अपने फ़ोन से वीडियो सोशल मीडिया पे डाल दी बना के। तो ये चल रहा है हमारी सड़कों पे। अभी कुछ दिन पहले ये वाक़या पेश आया था अता तारड़ के साथ। उनकी फैमिली जा रही थी और लाहौर के अंदर ये वाक़या पेश आया था, जहाँ पर गाड़ी के अंदर से बाहर निकल के लड़कों ने जो है वो शोखी मारते हुए पिस्टल के साथ हवाई फायर किए थे। शुक्र है किसी को खुदा न खास्ता उसमें नुकसान नहीं हुआ था। तो सोचें कि पाकिस्तान के अंदर खुलेआम नशे में धुत लोग निकल कर क्या क्या करते फिर रहे हैं। ये हमारा निज़ाम चल रहा है। नशा आ किधर से रहा है हमारे इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में, और अगर मिल ही रहा है तो लोग कर क्या क्या रहे हैं। आप ज़रा ये सोचें कि कर क्या क्या रहे हैं और खुलेआम कर रहे हैं। और पता नहीं अभी तक ये लोग गिरफ्तार भी हुए या नहीं हुए। ये बस ये खबर सोशल मीडिया पे चलते जा रही है और हम लोग इसको कंडम कर रहे हैं। चलिए अब आपको मैं एक अच्छी खबर भी सुना देती हूँ। आपने कहना है कि ज़ुनैरा जो है वो हमें बुरी बुरी खबरें सुनाती रहती है। तो सऊदी अरब में ज़मीन की अब जुज़वी मलकियत जो है वो मिला करेगी। सरमायाकारों के लिए खुशखबरी ये है कि सऊदी मीडिया ये खुद रिपोर्ट कर रहा है कि वुज़रा की काउंसिल ने एक फ्रेमवर्क की मंजूरी दी है, जिसमें सरमायाकारों को ज़मीन के कुछ फ़ीसद मलकियत के बदले में मनसूबाबंदी और ज़मीन तैयार करने और तरक्याती हाउसिंग प्रोग्राम से फ़ायदा उठाने वालों के लिए हाउसिंग यूनिट्स बनाने की इजाज़त जो है वो दे दी गई है। जद्दा के वली अहद और वज़ीर आज़म मोहम्मद बिन सलमान की सदारत में होने वाले इजलास के अंदर काबीना ने जो दस्तावेजी जायदाद है उसके लेन देन को दुरुस्त करार देने की आखिरी तारीख में 1 साल की तोसी जो है वो मज़ीद कर दी है। तो बहरहाल अच्छी न्यूज़ अब ये है कि जनाब जितने भी सरमायाकार हैं वो अब जुज़वी तौर पे सऊदी अरब के अंदर जो है वो अपने रिहायशी यूनिट्स ले सकेंगे। तो इस चीज़ का जो सऊदी गवर्नमेंट है ऑब्वियसली उनकी मईशत है उनको फ़ायदा होगा। और एक अच्छी खबर ये भी है कि पाकिस्तान ने जिस तरह ईरान के साथ मुआहदा किया, इसी तरह पाकिस्तान और डेनमार्क में स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन प्रोग्राम के लिए पाकिस्तान ने मुफाहमती याददाश्त के ऊपर दस्तखत कर दिए हैं। और पाकिस्तान जो है वो कोशिश कर रहा है अपनी मईशत को एक और धक्का, एक और सहारा देने के लिए। वरना हम पिछले इतने सालों में यही सुनते आ रहे हैं कि पाकिस्तान एक नाजुक दौर से गुजर रहा है। और अभी तो हमारे वज़ीर दाखिला ने हमारे प्राइम मिनिस्टर के इतने ज़्यादा काम करने के बावजूद भी अभी कुछ ही दिन पहले ये फरमाया है कि जनाब पाकिस्तान फिर से एक नाजुक दौर से गुजर रहा है, हमारा निज़ाम ख़त्म हो गया है, निज़ाम फ़ेल हो गया है। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने वज़ीर दाखिला को बुलाया, मुलाकात की और फिर उसके बाद बाहर निकल कर उन्होंने अपना बयान बदल लिया और कहा कि नहीं नहीं ये गवर्नमेंट जो है ये तो 5 साल पूरे करेगी, हमारे दरमियान गलत फहमियाँ डालने की कोशिश की जा रही है। हालाँकि आपको भी पता है कि जो वज़ीर दाखिला हैं उनके बारे में जब वो कोई बयान देते हैं तो क्या समझा जाता है कि वो किसकी ईमा पर बयान दे रहे हैं, किसकी ईमा पर वो अपनी बात जो है वो कर रहे हैं। तो ये सब कुछ आपके सामने है, फ़ैसला आप लोगों ने खुद करना है। बारी है जी आप लोगों की। आई कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप इन तमाम चीज़ों के बारे में क्या सोचते समझते हैं। मज़ीद खबरें, व्लॉग्स, इंटरव्यूज़ और सियासी तज्ज़िये जानने के लिए और मेरे साथ कनेक्टेड रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।